हेलो एवरीवन, आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट यानी जंगल, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली पेड़ पौधे और जंगली जानवर जो हमें कहाँ मिलते हैं, जो हमें फॉरेस्ट में यानी जंगल में मिलते हैं। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। रिसोर्सेज यानी साधन। साधन क्या होता है? जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो होते हैं रिसोर्सेज। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट यानी जंगल और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा यानी फूल, फौना यानी एनिमल्स यानी जानवर। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वो कहाँ है, इसका क्या विशेषता है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल। हम फिर उसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के बारे में अलग पढ़ेंगे और एनिमल्स के बारे में भी अलग पढ़ेंगे। उनके क्या फैक्टर्स हैं, उनको डीपली जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी और हमें इसके लिए क्या आगे करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम जानेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो डिफॉरेस्टेशन हमारे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम जानेंगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी के बारे में जानेंगे कि कम्युनिटी बेस्ड जो फॉरेस्ट है, आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। हम ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन से मूवमेंट्स हैं और वो मूवमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कंजर्वेशन के बारे में, हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करें और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके उपाय हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये हमारे लिए जरूरी और हमारे लिए लाभदायक क्यों है। जैसे कि हमको पता है कि हम इस प्लेनेट में लिविंग बींग्स के साथ रहते हैं और हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में आपको ये चीज मैं बता दूं, वी एज अ ह्यूमन बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। हम प्राणी इस सिस्टम पर, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे बहुत ही ज्यादा निर्भर हैं। वो क्यों? क्योंकि पेड़ हमें फल देता है और जानवर से हमें क्या क्या मिलता है। एक तो जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, मांस मिलता है उनको, और उससे और क्या चीजें होती हैं, उससे हम लेदर का यूज होता है, उससे हमें बैग बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। नाउ ये जो सारी तीनों चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी, ये रिक्रिएट करती है एक क्वालिटी को और हमें इससे बहुत ही अच्छा सेवन करने का मौका मिलता है। अब आती है फूड और वाटर के बारे में। फूड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पानी यानी वाटर। अब अगर ये चीजें हमारे लिए नहीं होंगी, क्या हम जी सकते हैं? क्या हम सरवाइव कर सकते हैं इस लाइफ में? नहीं। फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं और इससे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे और हमें गवर्नमेंट द्वारा लाई हुई पॉलिसी को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हम तभी जाके अपने फॉरेस्ट यानी हम अपने जंगल को बचा सकते हैं और अपने मैनकाइंड, अपने ह्यूमन बींग्स को हम वो प्रॉपर चीजें दे सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आगे जानते हैं ये क्या होता है। तो आइए अब हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करेंगे। फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स। अब फ्लोरा, प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इससे फल मिलते हैं। वैसे ही एनिमल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे हम चीजें बनाते हैं, जैसे कि हम लेदर बैग बनाते हैं, हम लेदर के शूज बनाते हैं और कुछ लोग उसका सेवन भी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अब अगर मैं आपसे बात करूं अपने इन्वायरमेंट की, तो आप आसपास देखते होंगे कुछ प्लांट्स और ऐसे कुछ एनिमल्स अपने आप में यूनिक होते हैं बहुत ज्यादा, और आप इसके बारे में कुछ विचार करते होंगे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हम आजकल नजरअंदाज कर रहे हैं। हम
इन सब चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं और हमें इनको संजो के रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम इनको संजो के नहीं रखेंगे तो हमारी आगे पीढ़ी जो आने वाली है वो इसको नहीं देख पाएगी और इसका सेवन नहीं कर पाएगी। तो हमें इन सब को एक साथ बरकरार रखना है। तो आइए अब हम इसके बारे में और अधिक जानते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरा यानी प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है सोर्स ऑफ फूड। तो ये सबसे अच्छा सेवन है। क्यों? क्योंकि हमें इससे फल मिलता है, इससे हमें कुछ सब्जियां मिलती हैं जो कि हम डेली बेसिस में यूज में लेते हैं। सेकेंड हम जाएंगे फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर होते हैं रेशे। जो रेशे निकलते हैं उससे क्या बनता है? कॉटन बनता है, जूट बनता है, उसी के कपड़े आप पहनते भी हैं। आगे बढ़ते हैं टिम्बर। टिम्बर यानी होती है वुड यानी लकड़ी। लकड़ियों का सेवन हम बहुत यूज करते हैं। हमारे घर में जो फर्नीचर है वो लकड़ी द्वारा ही मिलता है और बनता है। फिर हम चलते हैं मेडिसिन की ओर पे। मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आजकल रोज सभी लोग खाते हैं और उसका सेवन भी करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल इसका देखें तो नीम के पेड़ से हम मेडिसिन बनती है और हम वो उसका सेवन करते हैं। आगे गम्स। फिर हमारा आता है फोडर। फोडर यानी होता है चारा जो हम गाय भैंस को खाने के लिए देते हैं। फिर फायरवुड। फायरवुड क्यों काम में आती है? लकड़ियां जलाने के काम में बहुत आती हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारी पहले की जो पीढ़ी होती थी वो चूल्हे का काम करती थी। तो चूल्हे का जब काम करती थी, चूल्हे का सेवन करती थी तो उनको उसकी लकड़ी की आवश्यकता बहुत होती थी। बिना लकड़ी के वो लोग खाना नहीं बनाते थे। वो लकड़ी को जलाते थे और फिर उससे खाना बनाते थे। तो आइए अब हम जानते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए और महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉप इरोजन के बारे में। स्टॉप इरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हमें इसमें डिटेल में जानने की जरूरत है। जब हमारी मिट्टी में कटाव आ जाता है तो जो मिट्टी होती है उसमें से मिनरल्स और हमारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये क्या करता है? ये मदद करता है इरोजन को स्टॉप करने के लिए। आइए प्रोवाइड फूड फॉर बीज, बर्ड्स एंड एनिमल। अब ये क्या मदद करता है? इससे हम ये बीज, बर्ड्स और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। फूड उनको इससे मिलता है। फिक्स नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। रिड्यूस एवेपोरेशन रेट्स। ये एवेपोरेशन रेट्स को कम करता है। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहां पे बर्ड्स और इंसेक्ट को अच्छे से जीने का एक वातावरण मिलता है। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और वही ट्री उसको इनहेल करता है। प्रोवाइड फायरवुड। फायरवुड यानी लकड़ी। लकड़ी का यूज हमें पता है कहाँ कहाँ होता है? फर्नीचर में। और कहाँ यूज होता है? खाना बनाने में यूज होता है। रिलीज ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। प्रोवाइड टिम्बर। टिम्बर यानी वुड। एक्ट एज विंड ब्रेक्स। हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था विंड ब्रेक्स के बारे में, जो कि एक चेन सिस्टम होता है। इससे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। प्लस जो पानी का बहाव आता है वो हमारी सॉइल पे जब रहता है तो हमारा जो पेड़ है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल उसमें मिले होते हैं और उससे हमें अच्छा फल खाने को मिलता है। तो आइए अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। फौना यानी जानवरों के बारे में। इससे हमें क्या मिलता है और इसका क्या महत्व होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, बटर और इत्यादि। मीट यानी मांस। कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं और उनको मांस कैसे मिलता है? जानवरों द्वारा। वैसे ही कुछ लोग फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं फर। फर क्या होता है? जो जानवरों की खाल का जो फर होता है उससे हमें ब्लैंकेट मिलता है और हम ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर मेडिसिन। अब जानवरों द्वारा हमें मेडिसिन भी प्राप्त होती हैं। तो आइए अब हम स्पीशीज के बारे में जानेंगे कि स्पीशीज कैसी होती है। तो
तो स्पीशीज 6 प्रकार की होती है। पहली स्पीशीज होती है नॉर्मल स्पीशीज, फिर एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज। अब आगे हम इसके बारे में और डीपली जानेंगे। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं और उसके लिए हमें ट्रिक आना जरूरी है। तो वो कौन सी ट्रिक होगी? तो वो ट्रिक ये है NEQRV। N stand for normal species, E stand for endemic, extinct and endangered species, R stand for rare species and V vulnerable species। तो नॉर्मल स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिख जाती है, मिल जाती है। तो आइए अब हम एंडेमिक स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? ये जरूरी नहीं कि एनिमल की हो या प्लांट की हो या फंगस की हो, इवन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, ये किसी की भी हो सकती है। तो ये एक ही जगह पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो वो होगा निकोबार पिजन। आप गूगल में सर्च करिएगा ये निकोबार पिजन कहाँ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंडेमिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट या इंटायर अर्थ में भी आप देख सकते हैं इसको। अब ये स्पीशीज होती क्या है? ये तो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि खत्म होने की कगार पे है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं? वो स्पीशीज जो हमें आसानी से नहीं मिलते। वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जायंट पांडा, जो कि हम सिर्फ अब सॉफ्ट टॉयज में ही देख सकते हैं, हम इसको सामने से नहीं देख सकते। आगे हम पढ़ेंगे वल्नरेबल स्पीशीज के बारे में। वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि इंडेंजर्ड हो सकती है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो वो एग्जांपल है टॉर्टोइज का। कैसे? वो कितना स्लो चलता है और हम लोगों द्वारा वो मारा जाता है क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांस बन जाती है कि वो मर जाता है। और ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये सारी जो स्पीशीज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है किससे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर फिर से तो आइए अब हम आगे जानते हैं वल्नरेबल स्पीशीज के बारे में। वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है? जो वो स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड हो सकती हैं कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो टॉर्टोइज का दे सकते हैं। वो बहुत ही स्लो चलता है और हमारे द्वारा वो मारा जा सकता है। तो ऐसे ही और भी एनिमल्स हैं जो ऐसे सर्कमस्टांसेस से मर सकते हैं, तो हम इसको वल्नरेबल स्पीशीज बोलेंगे। ये सारे स्पीशीज एक यूनियन द्वारा मिलते हैं। जैसे उसका यूनियन का नाम हम बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा ये सारे 6 स्पीशीज आते हैं। ये स्पीशीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये टॉपिक आपके पेपर में भी आ सकता है। हम एक जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे इसका और हम इसकी ट्रिक एक बार और देखेंगे। वो कैसे? NEQRV, N for normal species, E for endemic, extinct, endangered, R for rare species and V is vulnerable species। सबसे पहले जानेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। रिजर्व फॉरेस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कहलाते हैं और ये स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड रिजर्व, केरला रिजर्व, तमिलनाडु रिजर्व, वेस्ट बंगाल रिजर्व, महाराष्ट्र रिजर्व में ये हैं। अब हम सेकेंडली आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और ये प्रोटेक्ट रहते हैं डिप्लीशन से। फॉर एग्जाम्पल बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में। पॉज। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो अदर फॉरेस्ट एरिया या वेस्टलैंड होती है गवर्नमेंट द्वारा। ये प्राइवेट वाली भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल भी हो सकती है या किसी कम्युनिटी की भी हो सकती है। ये ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये ज्यादा मोस्ट ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। आगे आइए, रिजर्व प्लस प्रोटेक्शन और परमानेंट होता है। अब ये क्या होता है और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको मेंटेन्ड होता है, ये प्रोड्यूस करता है टिम्बर को, और ये जो फॉरेस्ट को देखा जाता है ये गवर्नमेंट द्वारा देखा जाता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ में है। पहला था हमारा रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड, रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड इक्वल्स टू परमानेंट। तो आइए अब हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो कि आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। आपको मैं कीवर्ड्स दूंगी, आप इसको इलेबोरेट करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया था 1973 में। इसके 39 रिजर्व्स होते हैं। आप एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें हमेशा अपडेट करके आता है। आप प्लीज उसमें एक बार देख लीजिएगा कि ये अपडेट और कितना हुआ है। ये कहाँ है, इसके एग्जाम्पल कुछ हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और सुंदर नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको काम में आएंगे और इसके एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। अब टाइगर्स हमको देखने को नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारा, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं और हमारे टाइगर्स वहीं रहते हैं, उनको खुल के जीने का मौका नहीं मिलता और टाइगर ऐसे मरते जा रहे हैं और उसकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। आगे और क्या होता है? ट्रेडिंग होती है, इस चीज की ट्रेड होता है, इसकी स्किन और बोन से मेडिसिन बनती हैं, इसलिए लोग उसको और मारते जाते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी ने कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया है और किसके द्वारा किया है? आप सबने चिपको मूवमेंट के बारे में शुरू से सुना होगा, पर चिपको मूवमेंट है क्या? आप अपनी बुक्स में देखिएगा, आपको एक पिक्चर प्रोवाइड की गई होगी जहां पे कुछ लेडीज एक हग करके खड़ी हुई हैं, वो चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था? चिपको मूवमेंट पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, जिससे कि पेड़ ना काटे जाए और उनको जीने का एक तरीका, एक नया उद्यान मिले। अब सेकंड, बीज बचाओ मूवमेंट। बीज बचाओ मूवमेंट नवदन्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया था और यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इसलिए उन्होंने ये बीज बचाओ मूवमेंट चालू किया था, जिससे लोग ऑर्गेनिक चीजें उगा पाए, क्योंकि हम केमिकल और फर्टिलाइजर्स की ओर इतने बढ़ रहे हैं कि हमें सही चीजें नहीं प्राप्त हो रही हैं। इसलिए उन्होंने नवदन्य ऑर्गेनाइजेशन ने बीज बचाओ मूवमेंट किया था। अब कम्युनिटी ने बहुत स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्व नहीं हो रहे थे और जब फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं तो हमें सही चीजों की उपलब्ध नहीं हो रही है, जैसे कि हमें ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल पा रही है और हमें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें रोज प्लांटेशन करना अनिवार्य है। हम अगर रोज प्लांटेशन करेंगे और अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं और साथ ही में पेड़ उगाएंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा और हम अपनी लाइफस्टाइल और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं।